It's time to learn physics. फिजिक्स पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, घर बैठे फिजिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Welcome back in the next lecture of electrostatics. Today we will discuss about the Gauss law. क्या पढ़ेंगे हम लोग? गॉस लॉ। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका है आपको कि गॉस लॉ को हम लोग जरूरत क्यों पड़ा था। तो जैसा कि बताया था आप लोग को हम कि किसी भी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास पता था E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पर प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें पॉइंट चार्ज ही मिले, लेकिन प्रैक्टिकली हमें डिफरेंट शेप का बॉडी मिल सकता है। लीनियर शेप बॉडी मिल सकता है, स्फेरिकल शेप बॉडी मिल सकता है, कोई भी रेक्टेंगुलर शेप बॉडी मिल सकता है, सिलेंड्रिकल शेप बॉडी मिल सकता है। तो इन सभी स्ट्रक्चर के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो हम उसको सिंपल जो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को कि अगर किसी भी प्रैक्टिकली हमको डिफरेंट बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस है उन्होंने कौन बताया हमें? गॉस लॉ के द्वारा जानते हैं। किसके द्वारा जानते हैं हम लोग? गॉस लॉ। यानी गॉस साहब ने हमें बताया कि किसी भी डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी कारण अगर फ्लक्स निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और गॉस लॉ को समझने के लिए हमने आपको बताया था हमें क्या जानना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या जानना है हमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो अगर थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करने के तौर पर उतरते हैं तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएं तो हमने आपको बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या थे हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया, पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया परपेंडिकुलर। मतलब किसी भी सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस कर रहा है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लीजिए सरफेस आपको दिख रहा है, यार अब क्या करते हैं, इस सरफेस जो हमारे पास रखा हुआ है, ये सरफेस मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है। अब इससे मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? परपेंडिकुलर पास कर, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इसके लिए? 2। बात समझ में आ रही है? यानी टोटल नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इट फ्लक्स। तो ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अनुसार से। अगर हम बात करें मैथमेटिकली तो हमारे पास फॉर्मूला था फ्लक्स के लिए फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। यानी हम लोगों ने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। अगर हम करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? E ds cos थीटा। ये ds है तो ये क्या हो जाएगा? D फाई, क्योंकि स्मॉल प्लस निकलेगा यहाँ से। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे थीटा क्या था तो गौर कीजिएगा, सबसे पॉइंट वाली बात यहाँ पर थीटा क्या है। तो थीटा क्या था? तो थीटा था हमारा एंगल किसके बीच? देन एंगल बिटवीन डायरेक्शन, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस बात पर कि जो हमें थीटा लेना है यहाँ पर वो थीटा होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया के बीच में होना चाहिए वो थीटा। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। कैसे? देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए सर्कुलर डिस्क। क्या है? ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E इक्वल टू 5 into 10 exponent 5 न्यूटन, सॉरी न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ इट्स सरफेस एरिया, फाइंड इट्स फ्लक्स। देखिए क्या निकलना है? फ्लक्स। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस फिगर को ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास क्या है? एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब क्या है कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क रखा हुआ है जो कहां पे रखा हुआ है? 60 डिग्री पे रखा हुआ है। तो हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कुलर डिस्क, ठीक है। कितने डिग्री पे रखा हुआ है? 60 डिग्री पे रखा हुआ है। हमें क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास E डॉट ds, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक सर्कुलर डिस्क रखा हुआ है हमारे पास, सर्कुलर डिस्क है जो कि कितने डिग्री पर रखा हुआ है? 60 डिग्री पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ध्यान दीजिएगा, क्या ये सीट आप दिख रहा है? ये है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सीट रखा हुआ है और हम क्या करते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रखते हैं,
देखिए क्या इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस कर रहा है इससे, बताइए कितना डिग्री एंगल पर रखा हुआ है, क्या ये 90 डिग्री पे आपको दिख रहा है, दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से ये सरफेस एरिया पे आपको 90 डिग्री दिख रहा है, इस सरफेस और हम ऐसे टिल्ट कर दें, क्या कर दें, ऐसे टिल्ट, क्या आपको कुछ ना कुछ एंगल दिख रहा है, दिख रहा है। यानी हमारे पास जो सर्कुलर एरिया रखा हुआ है वो इस तरह से 60 डिग्री पर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, 60 डिग्री पर रखा हुआ है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सभी लोग को ये लगेगा थीटा क्या है पर 60 डिग्री, हम लोग क्या करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा यूज करके आंसर ले लाएंगे, पर गलत। कैसे, आपके सबसे पहले आपको यह जानना है कि थीटा आखिर है क्या थीटा सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है। तो अगर हम थीटा पे गौर करें तो अभी हम लोग क्या लिखे थे, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हमें दिख रहा है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है ना। अब देखिए और क्या है, एंड डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया के डायरेक्शन के बीच में एंगल बनाना है, ना कि सरफेस एरिया से एंगल बनाना है। यानी जो हमें यहाँ 60 डिग्री दिख रहा है, क्या ये थीटा हम यूज करेंगे, तो नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो थीटा है वो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। हमें चाहिए थीटा सरफेस एरिया के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो बताइए सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, तो हम आपको बताए थे सरफेस एरिया का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या ये एरिया ऐसे आएगा, आएगा क्या। अब हमें दिख रहा है, अब जो दो मार्कर के बीच का जो एंगल आपको दिख रहा है, क्या ये दो एंगल है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ब्लैक मार्कर एंड ब्लू मार्कर डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया का है। यानी हमें ये थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये थीटा कितना होगा। बात क्लियर समझ में आ रही है। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो इस थीटा को यूज करने में, बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन 60 डिग्री आप लोग को दिख रहा है, ये थीटा यहाँ पर यूज नहीं होगा, बल्कि यूज होगा कौन सा, तो डायरेक्शन बताइए। अगर ये सरफेस रखा तो इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या ये होगा, क्या ये डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया होगा, बताइए। अगर सरफेस का डायरेक्शन ये हुआ तो क्या टोटल ये 90 डिग्री बनाएगा इस पर, क्योंकि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। तो 90 में ये आपको कितना दिख रहा है, 60। तो क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो थीटा हम लोग यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे, 30 डिग्री। तो अगर ये फ्लक्स निकालना है, पूरे सरफेस का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी फाई का, ई डी एस कॉस थीटा। अब फ्लक्स निकालेंगे ई, तो इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस 30 डिग्री। बात क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, आर का वैल्यू पुट करेंगे जो कि 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको क्या करेंगे हम लोग मीटर में पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है, हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। यानी कि जब भी क्वेश्चन दिया तो गौर कीजिएगा हमेशा थीटा पर, थीटा क्या होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे ई डॉट डी एस फॉर्मूला का, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ते हैं हम लोग गॉस लॉ के बारे में। व्हाट इज गॉस लॉ, ठीक है ना। सबसे पहले बात हो रही है गॉस लॉ है क्या। तो ध्यान दीजिएगा कि गॉस लॉ, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको जानना है, गॉस लॉ जो है वो हमेशा एप्लीकेबल है किस सॉलिड के लिए, तो वो हमेशा क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। किस सरफेस के लिए, तो क्लोज सरफेस। जहां भी क्लोज सरफेस होगा वहां हम गॉस लॉ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और गॉस साहब ने बताया कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, total flux through any closed surface is 1 upon absolute naught times of total enclosed charge। क्या स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। आपको कहा गया क्या कि किसी भी क्लोज सरफेस इसके अंदर मान लीजिए क्यू चार्ज है, क्या है, क्यू चार्ज है। तो ये क्यू चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा, क्या सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है इससे, क्या ये परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, यानी क्या इस सरफेस से लिंक कोई फ्लक्स है, तो है ना। तो उन्होंने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसके कारण जो क्लोज सरफेस पर जो फ्लक्स होता है वो हमेशा होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा थर्ड डेफिनेशन हो गया फ्लक्स का, किनके अनुसार से, गॉस लॉ के अनुसार से। गॉस लॉ ने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए
जो फ्लक्स होता है वो हमेशा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन ए क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन ए क्लोज सरफेस अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। ये किसका फॉर्मूला है? हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है? तो अगर क्लोज सरफेस रखा हुआ हो चार्ज, ध्यान दीजिए, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हो कि ये क्लोज सरफेस रखा हुआ है, चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड Q4, फाइंड द फ्लक्स, क्या पता करना आपको? फ्लक्स। तो गॉस साहब ने क्या बताया कि टोटल फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो हमें किसको कंसीडर करना है? हमेशा इनक्लोज चार्ज, टोटल इनक्लोज चार्ज, मतलब कितना चार्ज सरफेस के अंदर है उसी चार्ज पे हम क्या करेंगे? फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। यानी हमारा फ्लक्स जो होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस Q4 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सरफेस से कहां है? बाहर। यानी फ्लक्स जब भी कैलकुलेट होगा तो सरफेस के इनक्लोज चार्ज से ही हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग रीजन पूछते हैं कि भले कोई भी सरफेस के चार्ज बाहर रहता है तो फ्लक्स में क्यों कैलकुलेट नहीं करते हैं? क्योंकि इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ेगा ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पे भी पड़ रहा है तो इसका फ्लक्स क्यों हम लोग यूज नहीं करते हैं? तो इसको समझना है तो समझिएगा थोड़ा सा। क्या ये चार्ज रखा हुआ है? मान लीजिए प्लस चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लस चार्ज। अगर ये प्लस चार्ज है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेंगे? तो प्रोड्यूस करेगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाकर ये ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगा? क्या इतना क्लियर हो रहा है आपको? देखिए, अगर इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है तो बताइए इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या पे है? क्या इधर है? बताइए फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या था? EdS cos थीटा। क्या था? cos थीटा, EdS cos थीटा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सरफेस एरिया कितना है? ds है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और अगर हमें थीटा पुट करना है तो थीटा किसके बीच का एंगल था? क्या सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो नहीं, सरफेस एरिया नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का और सरफेस एरिया के डायरेक्शन का। तो अगर इस सरफेस के एरिया का डायरेक्शन निकाले तो क्या सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होगा? अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, क्या दोनों के बीच में एंगल आपको थीटा क्या दिख रहा है? 180 डिग्री दिख रहा है। अब बताइए ना वैल्यू cos 180 का वैल्यू क्या होता है? क्या -1 होता है? यानी माइनस EdS लिख सकते हैं। यानी कि इस चार्ज के कारण इस बॉडी पर फ्लक्स तो आया, तो कितना आया? -EdS आया। आप चेक करते हैं इस सरफेस, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को भी हिट करेगा, तो इस सरफेस के कारण फ्लक्स कितना? तो इससे गौर करें तो फिर से कैलकुलेट करेंगे कौन फॉर्मूला से? फाई इज इक्वल टू EdS cos थीटा। गौर कीजिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है? जा रही है। क्या एरिया का डायरेक्शन निकाल लें तो बताइए इसका एरिया का डायरेक्शन क्या? ये भी बाहर जाएगा। यानी दोनों, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस दोनों कितने डिग्री पर एंगल है? तो 0 डिग्री पर रखा हुआ। अगर 0 डिग्री पर रखा हुआ तो cos 0 का वैल्यू +1, मतलब क्या हो गया? EdS। तो बताइए प्लस EdS माइनस EdS, तो बताइए इस चार्ज के कारण दोनों सरफेस पर टोटल फ्लक्स कितना हो गया? क्या ये 0 हो गया? इसका मतलब आउटर चार्ज के कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा क्लोज सरफेस पर, क्योंकि ये सरफेस को 2 बार कट करेगा। एक बार जब इंटर करेगा तो माइनस में फ्लक्स आएगा, आउटसाइड जाएगा तो प्लस में फ्लक्स आएगा, और ओवरऑल फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस ऑलवेज प्रोड्यूस 0 फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस। बात समझ में आ रही है? यानी क्लोज सरफेस के लिए हमेशा आउटसाइड चार्ज होगा, वो फ्लक्स क्या रखेगा? 0 रखेगा। बात क्लियर है? यानी हमेशा इनक्लोज चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। और यही बताए थे कौन? हमारे गॉस लॉ ने। यानी गॉस लॉ में E phi is equal to Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही? इतना क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो ये था हमारा टोटल फ्लक्स निकालने का तरीका। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्लक्स निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा क्या किया गया? एक छोटा स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर दिख रहा है आप लोग को? ध्यान दीजिएगा, इसकी रेडियस तो आपको कम है, मान लीजिए 1 मीटर। इसकी रेडियस रखी हुई है कितना? 5 मीटर। पूछा गया इसके अंदर Q चार्ज, इसके अंदर भी Q चार्ज। बताइए φ1 और φ2 कौन ग्रेटर होगा? φ1 या φ2? तो बहुत से लोग देख के बताएंगे कि अगर स्फीयर छोटा है तो फ्लक्स भी क्या होना चाहिए? छोटा। स्फीयर बड़ा है तो फ्लक्स मुझे बड़ा, पर ये गलत बात है।
क्या ये गलत है? कैसे? क्योंकि फ्लक्स जब हमें निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स देखिए क्या फॉर्मूला क्या हमें बताया गया है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एब्सोल्यूट, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना मौजूद है उस पर फ्लक्स डिपेंड करता है। और ये तो क्या है, एब्सोल्यूट मतलब एयर, क्या दोनों एयर में ही रखे हुए हैं, यानी दोनों का एब्सोल्यूट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर एब्सोल्यूट का वैल्यू सेम है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्यू भी दोनों में सेम है, क्यू भी दोनों में सेम है। अगर क्यू दोनों में सेम है, एब्सोल्यूट का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब फ्लक्स क्या φ1 और φ2 दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ बॉडी, मतलब शेप पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। क्या क्लियर है? इसका मतलब किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज क्यू है, उसके रेडियस को डबल कर देंगे तो फ्लक्स कितना बढ़ जाएगा, तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ ए बॉडी, मतलब शेप कुछ भी चेंज हो जाएगा, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो फ्लक्स क्यू अपॉन एब्सोल्यूट नॉट ही होगा, चाहे वो सरफेस हमारा क्यूब ही क्यों ना हो जाए। तो ये क्यूबिकल बॉडी है ना, क्यूबिकल बॉडी के अंदर चार्ज कितना, क्यू चार्ज, मतलब ये फ्लक्स कितना, तो सेम। क्यों? क्योंकि फ्लक्स के लिए गॉस लॉ ने बता चुका है कि चाहे बता चुके हैं क्या, कि चाहे बॉडी स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, या क्यूबिकल हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो, टोटल फ्लक्स जो होगा अगर इनक्लोज चार्ज Q है तो हमेशा Q अपॉन एब्सोल्यूट नॉट ही फ्लक्स इसका होगा, यानी कि ओनली डिपेंड ऑन इनक्लोज्ड चार्ज। बात समझ में आ रही है? एनी डाउट नहीं? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? इस पे और भी क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए अब हम ध्यान देते हैं कुछ और भी स्ट्रक्चर पर जिसका फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग को जाना चाहिए। ठीक है? जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं हमारे पास ये क्यूब रखा हुआ है, रखा हुआ है क्यूब। ठीक है? गौर कीजिएगा, अगर हम बताएं, पूछे आपसे, बताइए इस क्यूब के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, क्यूब के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, फ्लक्स कितना होगा, तो नॉर्मल बात है फ्लक्स कितना होना चाहिए, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन क्यू, इनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए ध्यान से कि चार्ज जो है वो कहां रखा गया है, इस क्यूब के सरफेस पर एक फेस पर क्या रख दिया गया, क्यू चार्ज रख दिया। क्या पूछा गया, इसके फेस पर एक क्यू चार्ज रखा गया है, आपको फ्लक्स निकालना है कि फ्लक्स इस क्यूब के लिए कितना होगा, फ्लक्स किसके लिए, इस क्यूब के लिए कितना होगा, जब चार्ज इससे कहां रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है। तो गौर कीजिएगा ध्यान से, अगर चार्ज सरफेस पे रखा हुआ है तो आप खुद सोचिएगा क्या गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी क्लोज्ड है। तो गौर कीजिएगा, जब चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो बॉडी तो क्लोज है पर चार्ज इनक्लोज नहीं है, क्योंकि चार्ज सरफेस के बाहर आ चुका है, यानी सरफेस पे आ चुका है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है तो गॉस लॉ हमेशा क्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए, इनक्लोज चार्ज। तो इस चार्ज को क्या हम इनक्लोज कर सकते हैं? तो सोचिए ध्यान से, ये पेन आपको दिख रहा है, क्या ये पेन एक बॉडी है ना, क्लोज्ड बॉडी, इसके अंदर कुछ ना कुछ शेप रखा हुआ है। चार्ज जो है वो इस पेन के अंदर ना रख के चार्ज इसके जस्ट फेस पे रहते हैं, कहां रहते हैं, इस फेस पे। बताइए क्या ये चार्ज इनक्लोज होगा कि बाहर सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आ गया ना। यानी कि अगर आपको इसके कारण फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, इनक्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनक्लोज करना पड़ेगा। तो बताइए इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, हम क्या किए, इस चार्ज के ऊपर एक और पेन लाकर रख दिए, रख दिए नहीं। अगर पेन लाकर रखेंगे, क्या ये चार्ज अब इन दो पेन के अंदर चला गया, क्या ये चार्ज इनक्लोज चार्ज हो गया? अगर ये इनक्लोज चार्ज हो गया तो क्या यहाँ फ्लक्स यूज कर सकते हैं? तो बताइए ये जो क्यू चार्ज जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो टोटल फ्लक्स कितना प्रोड्यूस करेगा, क्यू अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। पर क्या सिर्फ एक के लिए कि दोनों बॉडी के लिए? तो ये चार्ज इनक्लोज तब हुआ जब दोनों सरफेस कॉन्टैक्ट में आए। इसका मतलब ये जो फ्लक्स क्यू अपॉन एब्सोल्यूट नॉट होगा वो क्या इस पूरे दोनों पेन के लिए फ्लक्स होगा। तो बताइए अगर इस पेन के लिए फ्लक्स पूछे, इस पेन के लिए फ्लक्स पूछे, तो क्या इस फ्लक्स का हाफ कर देंगे दोनों का, यानी टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए क्यू अपॉन 2 और टोटल फ्लक्स
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली चार्ज का रखा गया है सरफेस पे, तो सरफेस में क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इनक्लोज करना पड़ेगा, और इनक्लोज करने के लिए ऊपर से एक और क्यूब को रखना पड़ेगा। जैसे ही क्यूब को रखेंगे तो टोटल फ्लक्स, हमारा टोटल चार्ज होगा वो इनक्लोज हो जाएगा। तो क्या फ्लक्स निकाल सकते हैं, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने क्यूब के लिए, 2 क्यूब के लिए, क्योंकि 2 क्यूब मिलकर क्या किया, इसको कवर किया। जैसे ही इसको कवर किया 2 क्यूब मिलके, तो एक क्यूब के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्या फ्लक्स ऑफ हो जाएगा, कोई डाउट, यानी फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का हाफ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज जो है वो आपके इस बार कॉर्नर पे रख दिया गया, सॉरी कॉर्नर, इसके एज पे रखा गया। कहां रखा गया, इसके एज पर, मतलब इस बार जो क्यूब सरफेस पे चार्ज रखा गया क्यूब, उस क्यूब के एज पर रखा गया है। आपसे पूछा जाएगा इस क्यूब के लिए फ्लक्स कितना होगा, किसके लिए, क्यूब के लिए फ्लक्स कितना होगा। तो गौर देखिए, क्या ये चार्ज इनक्लोज्ड है, तो नहीं है, तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा, इनक्लोज। क्या करना पड़ेगा, इनक्लोज। बताइए, कोई भी चीजें एज पे रखी हुई है तो चार्ज इनक्लोज कैसे होगा। तो अगर हमारा ये एज रखा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज के जस्ट सामने एक 2 मिलके क्या किया, तो जैसे 2 अगर चार्ज रख दिए हम ऐसे, तो क्या सामने से चार्ज दिखेगा अभी भी, तो सामने भी यहाँ और यहाँ दोनों क्या रखना पड़ेगा, एक क्यूबाइड रखना पड़ेगा। यानी 4 क्यूबाइड जब एक साथ कंबाइन होंगे तब इस एज वाले चार्ज को क्या करेंगे, वो इनक्लोज करेंगे। तो 4 क्यूब मिलके एक चार्ज को इनक्लोज कर रहे हैं, मतलब 4 क्यूब के कारण फ्लक्स कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक के लिए कितना, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो चार्ज है वो आपके कॉर्नर पे रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया, कॉर्नर पर। आपसे पूछा गया फ्लक्स इस क्यूब के लिए कितना होगा। क्या चार्ज इनक्लोज है, नहीं। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, इसको इनक्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये रखा हुआ है कॉर्नर पर तो एक ऊपर रखना पड़ेगा, एक इसके बगल में 2 और 2 पीछे, 4 रखेंगे तो नीचे से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। पर ये चार्ज ऊपर से अभी भी क्लियरली विजिबल होगा। क्या ऊपर से फिर से 4 रखेंगे, क्या वो इनक्लोज हो जाएगा ना। क्या इसको इमेजिन कर रहे हैं, इसको सोचिए, समझिए, बात समझ में आ रही है, इसको इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ पर हम 8 चार्जेस रखेंगे, सॉरी 8 क्यूब रखेंगे, तो ये कॉर्नर का चार्ज क्या हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। यानी 8 क्यूब के लिए फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक के लिए कितना, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना हो गया हमारे पास, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट, गौर कीजिए। क्या एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के इस फेस पर एक चार्ज रख दिया गया। बताइए फ्लक्स कितना होगा इस हेमिस्फीयर के लिए। बताइए, क्या ये चार्ज सरफेस के बाहर आ गया, सरफेस पे आ गया, यानी क्या इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें इनक्लोज करना पड़ेगा। और इनक्लोज करने के लिए क्या हम एक बाहर से और हेमिस्फीयर रख दें, यानी 2 स्फीयर रखने के बाद इसका फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए एक के लिए फ्लक्स कितना, क्या Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एनी डाउट, क्लियर है। फ्लक्स निकालने का तरीका कुछ भी नहीं है, चार्ज को इनक्लोज करना है। चार्ज अगर बाहर है तो इनक्लोज करना है, अंदर है तो सिर्फ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई मतलब नहीं इससे पेन साइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्या एक स्फीयर रखा हुआ हमारे पास, इस स्फीयर को कहाँ रख दिया, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। कहाँ रख दिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके अंदर चार्ज कुछ भी नहीं, कहाँ रखे हम, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या फ्लक्स भी होना चाहिए, तो फ्लक्स तो होना चाहिए। किसी भी क्लोज सरफेस को, यानी किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो क्या इस बॉडी के लिए, इस स्फीयर के लिए फ्लक्स होगा या नहीं होगा। तो गौर कीजिए, बॉडी कैसा, क्लोज्ड है तो एक बार इधर हिट करेगा, दूसरी बार यहाँ। बताइए जब ये फ्लक्स इंटर करेगा और जब आउट करेगा तो इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस, नेट फ्लक्स कितना, 0। ये फ्लक्स माइनस एक बार प्लस प्लस या 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब तीनों 0, मतलब फ्लक्स कितना, 0। के बाद क्लियर है, कोई डाउट। तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स डिफरेंट बॉडी का कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है और क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रख दिया गया। क्या रखा गया, क्यूब के सेंटर पर हमें क्या कर दिए, एक चार्ज रखे हैं। आपको बताना है कि इस फेस के लिए फ्लक्स कितना होना चाहिए।
मतलब हमें सिंगल फेस चाहिए, इस फेस के पर फ्लक्स कितना होगा। तो सेम चीज बताइए, ये क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सरफेस के अंदर, क्या इसको इनक्लोज करने की जरूरत है, नहीं है। अरे इस पूरे बॉडी का फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताइए एक फेस का फ्लक्स कितना होना चाहिए, क्या 6, कितने टोटल फेस है, 6 फेस है, क्या 6 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, यानी फ्लक्स कितना हो जाएगा आपके पास, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इतने तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा टोटल फ्लक्स निकालने का तरीका। और ध्यान दीजिए, फ्लक्स जिस सरफेस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, जिस सरफेस हम लोग चूज करते हैं गॉसियन लॉ का प्रूव करने के लिए, उस सरफेस को बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं उसको, गॉसियन सरफेस। यानी जिस सरफेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, उस सरफेस को नाम हमेशा क्या देखेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक नामकरण है कि जिस सरफेस में फ्लक्स निकालते हैं, यानी जिस फ्लक्स के लिए हम लोग गॉस लॉ के लिए सिलेक्ट करते हैं जिस सरफेस को, उस सरफेस का नाम क्या देते हैं, गॉसियन सरफेस। अगर गॉस लॉ के लिए सिलेक्ट किए हैं तो सरफेस गॉसियन सरफेस क्लोज होगा कि ओपन, तो हमेशा क्लोज सरफेस होगा। यानी गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होता है, और ये सिर्फ उसी सरफेस को बोलेंगे जिसपे हम गॉस लॉ अप्लाई करें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था हमारा गॉस लॉ का बारे में। ये गॉस लॉ हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। किसके लिए, एयर के लिए। अगर ये मीडियम चेंज करता है, एयर नहीं रखा कुछ और रहता है, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं। अगर एयर नहीं कोई और मीडियम रखा हुआ है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनटू एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे एप्सिलॉन एम रखेंगे हम लोग। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और अगर हम आपको बताए थे, अगर आपको याद हो, तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला बताए थे क्या, मीडियम अपॉन एयर। क्या बताते हैं, मीडियम अपॉन एयर। तो यहां से मीडियम के लिए क्या फॉर्मूला, ई नोट अपॉन टू ई आर लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करें एम को, तो क्या एप्सिलॉन नॉन इनटू एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो इस तरह से फ्लक्स अगर एयर में न रख के किसी और भी मीडियम में दिया हुआ है, तो वहां भी कोई टेंशन नहीं है, बस एप्सिलॉन का वैल्यू पुट करना है। अगर रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है तो ईआर का वैल्यू पुट करना है। अगर मीडियम की परमिटिविटी दी हुई है तो ईएम का वैल्यू पुट करना है। और इस तरह से हमारा फ्लक्स का कांसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ध्यान देंगे थ्योरी का, जो हमारे पास दिया गया है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। इसका क्या देखेंगे हम लोग, डेरिवेशन देखेंगे, उसको प्रूव करेंगे कि गॉस थ्योरम में जो बोला गया है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो वैल्यू कहां तक वैलिड है। बात क्लियर है, तो यहाँ हम लोग लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है ना, जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरे का पूरा वीडियो का सारा नोट्स आपको वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके उसको अच्छे से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। बात क्लियर, ओके, नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट क्लास।